दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। ये सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? दोस्तों जब भी आप अंग्रेजी को सीखने की शुरुआत करते हैं यानी कि ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले टेंसेस नहीं सिंपल सेंटेंसेस को सीखना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पूरे इंडिया में क्या पूरे भारत में लगा लो आप, बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी को बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश को बोल पाना किसी किसी के बस की बात है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप मार्केट से बुक्स खरीद के लाते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो आपको ज्यादातर वीडियोस दिखाई देती है टेंसेस की। लेकिन आपको बता दूं कि टेंसेस से भी पहले एक और टेंस होता है जो आपको सीखना होता है और वो होता है सिंपल सेंटेंस, जिसके बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपको यह समझना है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, जो हमारा वाक्य होता है, जिससे भी आप इंग्लिश में बात करोगे आप कोई ना कोई बात तो बोलोगे ना, वो कोई एक वाक्य है। जैसे हिंदी में बोलते हो, मराठी में बोलते हो, उर्दू में बोलते हो, ऐसे ही इंग्लिश में भी बोलोगे। वो जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। या तो वो नो एक्शन कहलाएगा या फिर वो एक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे यहां पर मान लेते हैं कि सेंटेंस मान लीजिए नो एक्शन का है, तो उसकी पहचान क्या होगी? सेंटेंस को पढ़िए, मेरे पापा बीमार हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? मेरे पापा की। क्या है वो? बीमार है। एक स्टेट बता दिया कि मेरे पापा बीमार हैं। अब यहां पर आपने देखा कि लिखा है मेरे पापा बीमार हैं। बीमार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लिखा है बीमार। इससे हमें पता चल जाता है कि यहां पर सेंटेंस के स्टेट की बात हो रही है, एक स्टेट बताया जा रहा है और बात हो किसकी रही है? मेरे पापा की, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता उसको हम बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? नो एक्शन सेंटेंस। करेक्ट। यहां पर मेरे पापा बीमार है, मेरे पापा कोई काम नहीं करे, मेरे पापा चल नहीं रहे, खेल नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, मेरे पापा कुछ देख नहीं रहे, सिर्फ एक स्टेट लिखी है मेरे पापा बीमार हैं। ऐसे सेंटेंसेस को आपको पहचानना होगा दोस्तों। ये सेंटेंसेस होते हैं नो एक्शन, इसे बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंस। अब इसके नीचे वाले सेंटेंस को भी देखिए, उसकी शर्ट का रंग लाल है। स्टेट ही तो बता रहे हैं भाई, एक आदमी है, उसने उसके उसके बदन पर एक शर्ट है, उसका रंग लाल है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो शर्ट बेच रहा है, पहन रहा है, शर्ट को फाड़ रहा है, प्रेस कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है उसके साथ, सिर्फ उसकी शर्ट का रंग लाल है, ये बताया गया। तो ये तो सेंटेंसेस होते हैं नो एक्शन के। ठीक है, अब यहां पर एक्शन जिसे आप टेंसेस सीखते हो, ये सेंटेंसेस को देखिए, लिखा है सीमा काम करती है। देखो करने की बात हो रही है, कौन करता है? सीमा। सीमा क्या है? सब्जेक्ट। यहां पर आपने देखा हमारा सब्जेक्ट जो है वो बीमार है, काम नहीं कर रहा। उसकी शर्ट का रंग, ये भी एक सब्जेक्ट है, क्या है? लाल है। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए, रोहन अभी खेलेगा। खेलने की बात हो रही है और खेलने के काम को करेगा कौन? रोहन, जो कि इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट खेलेगा, सब्जेक्ट काम करता है, तो एक्शन कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की या करने की बात हो, आप समझ जाना कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्शन का है। और अगर एक्शन का है तो टेंस में बनेगा, मॉडल वर्ब से बनेगा, एक्टिव पैसिव में बनेगा, किसी भी टेंस में जाकर घुस जाएगा ये। लेकिन ये नो एक्शन नहीं होगा। अगर नो एक्शन का सेंटेंस है तो नो एक्शन के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कभी भी कोई काम नहीं करेगा और आपको सिर्फ हाथ लगेगा स्टेट। ठीक है, उसकी शर्ट का रंग लाल है। अब जैसे मैं बोलूं मैं एक टीचर हूं, मैं ये तो नहीं बोला ना मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं यहां आ जाऊंगा और मुझे टेंस में इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं टीचर हूं, मैं अंग्रेजी का टीचर हूं, ये सेंटेंस में मैंने कोई काम करने की बात नहीं करी, तो मैं चला गया यहां पर। तो कोई भी सेंटेंस हो वो या तो नो एक्शन का होगा या फिर एक्शन का होगा। ये दो बातें आपको समझ में आई होप आ गई होंगी। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। बहुत ही इजी क्लास है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है आपको। अब दूसरी बात ये कि ये जो दुनिया है ना हमारी, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो ना, ये पता क्या है? मान लीजिए ये है हमारी अर्थ। क्या है? अर्थ। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी। हमारी पृथ्वी है ये, धरती जिसे बोलते हो आप। लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है।
इस पूरी धरती में, इस पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग आप देख रहे हैं जो बात कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर देखा मेरी टीम बात कर रही है आपस में, ऐसे ही गली मोहल्ले में लोग बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपस में बात कर रहे हैं, लोग फोनों पे बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। इस दुनिया में जितना भी काम चल रहा है बातों का, जो बातें हो रही हैं, उनमें से 97% बातें एक्शन की होती हैं। किसकी होती हैं? एक्शन की। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मैं वहां जाती हूँ, हम खेलते हैं, वो पढ़ता है, वो इस वक्त मुंबई जा चुका है। मतलब जाने आने, खाने पीने, भागने दौड़ने, लेटने उठने, खाने खुजाने, ये सब बातें चल रही हैं। और जब ऐसा होता है तो 97% हमारा क्या चल रहा है इस दुनिया में? एक्शन में बातें चल रही हैं। इसीलिए ग्रामर में एक्शन सबसे बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 97%। और अक्सर लोग इसके पीछे भागते हैं, और इसीलिए वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इसे सीखते सीखते ही आधा बूढ़ा आदमी हो जाता है, और फिर बोलने की कला उसको आ ही नहीं पाती। तो ऐसा एक जरिया जिससे कि बच्चा पहली क्लास से ही बोलना शुरू कर सकता है, उस पर यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, जाता है, खाता है, सोता है, मरता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, खेलता रहता है, उठता रहता है, जागता रहता है, पीटता रहता है। ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारे एक्शन में आते हैं। लेकिन नो एक्शन कितना परसेंट है? केवल 3%। सीमा घर पर है, ये एक पेन है, वह एक एसी है, आप मेरे विद्यार्थी हो, मैं एक टीचर हूं, मेरे पिताजी का नाम रोहन है, उसकी माताजी किचन में है, मैं ट्रेन में हूं, राधा बस में है, पार्क में बहुत सारे लोग हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्टेट तो बता रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ 3% सेंटेंसेस आपको इस दुनिया में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब जब आपको इतना समझ में आ ही गया है, तो अब आप एक बात को और अपने दिमाग में डालो। अभी मैंने आपको बताया, यहां पे लिखा है आप सोते हो, यानी कि बात क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। क्रिया मतलब काम हो रहा है। कौन कर रहा है? आप किस काम को कर रहे हैं? सोने के काम को। यहां पर देखिए क्या लिखा है, आप अमीर हो, स्टेट बताया गया है, सिर्फ स्टेट, कि अमीर हो, गरीब हो, लाचार हो, बीमार हो, खुश हो, दुखी हो। काम नहीं कर रहे, बस स्टेट बता दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि चाहे सेंटेंस यहां का हो, चाहे सेंटेंस यहां का हो, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसको आप 6 ही तरह से लिख, बोल, पढ़ और सुन सकते हैं। ये बात आप समझ लो। जैसे, और आपको करना है ये, अभी देखना है, समझना है। लिखा क्या है? आप अमीर हो। अब इस सेंटेंस को पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने इसको 6 तरीके से बनाया। आप अमीर हो, आप वहां देख सकते हैं। आप अमीर नहीं हो, ये सेकंड सेंटेंस है। जब पहले में नहीं लगा देते हैं तो वो सेकंड बन जाता है। आप अमीर नहीं हो, यहां पर हमने देखा नहीं लगाया। थर्ड में हम सवाल पूछते हैं, क्या आप अमीर हो? यहां पर क्या लगा दिया। फिर हम इसमें भी नहीं लगा देते हैं, क्या आप अमीर नहीं हो? ये हमारा हो गया क्या आप अमीर नहीं हो। फिर हम क्या करते हैं, WH फैमिली वर्ड का यूज करके पूछते हैं कि आप अमीर क्यों हो? तो हमने यहां पर क्यों लगा दिया। फिर इसमें भी नहीं लगा देते हैं, आप अमीर क्यों नहीं हो, और यहां पर क्यों नहीं आ जाता है। सेम बिल्कुल वैसा ही यहां किया गया है। अब देखो, आप सोते हो, आप सोते नहीं हो। क्या आप सोते हो? क्या आप सोते नहीं हो? आप सोते क्यों हो, या फिर आप क्यों सोते हो? क्यों आ गया, यहां पे भी क्यों लगा हुआ है। अब यहां लिखा है क्यों नहीं, तो आप सोते क्यों नहीं हो। यानी कि एक सिंपल सी बात अपने दिमाग में डाल लो कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, वो सिर्फ 6 तरह से बनेगा। है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। यह एक पेन है। अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैंने अपने दिमाग में कोई सेंटेंस सोचा, आप भी सोच लो और उसको मेरे साथ साथ बनाओ। यह पेन है, यह पेन नहीं है, क्या यह पेन है, क्या यह पेन नहीं है, यह पेन क्यों है, और यह पेन क्यों नहीं है। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को आप 6 तरह से बना सकते हो। किसी भी सेंटेंस को अपने दिमाग में सोच लो। मेरे पापा बीमार है, मेरे पापा बीमार है, मेरे पापा बीमार नहीं है, क्या मेरे पापा बीमार है, क्या मेरे पापा बीमार नहीं है, मेरे पापा बीमार क्यों है, मेरे पापा बीमार क्यों नहीं है।
रोहन कार में है, रोहन कार में नहीं है, क्या रोहन कार में है, क्या रोहन कार में नहीं है, रोहन कार में क्यों है, रोहन कार में क्यों नहीं है। मतलब है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है। बस ये 6 तरह के सेंटेंस इस दुनिया में होते हैं, 7वां होता ही नहीं, आप ढूंढ ही नहीं सकते। यहां तक समझ में आ गया। तो सेंटेंस आपका चाहे वो एक्शन हो, काम करने वाला, चाहे नो एक्शन हो, स्टेट वाला, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको सेंटेंस को 6 तरह से बनाने की अनुमति होती है। 6 तरह से आप बना सकते हो, 7वां तरीका है ही नहीं। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं। यहां पर यह पता चल गया। अब सुनो ध्यान से, जब आप इंग्लिश को सीखोगे, जब आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे या बनाओगे, तो वहां पर आपको एक रूल याद रखना होता है। हालांकि आपको पता है कि हमारे इस दुनिया के अंदर 97% एक्शन सेंटेंसेस है, बड़ी ग्रामर है, 3% छोटी सी ग्रामर है, और 3% को लोग छोड़कर 97 के पीछे भाग रहे हैं, और इसलिए वो इंग्लिश को बोलना नहीं सीख पाते। ग्रामर आती होगी अच्छी, मानता हूं, बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक्शन सेंटेंसेस के अंदर इंग्लिश को बोलते हो ना 97% में, तो आपको सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखना है, मेन वर्ब का भी ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सब ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट में प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, ये सब ध्यान रखना है। इतना कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इंग्लिश को बोल नहीं पाता, क्योंकि गलतियां होती हैं, क्योंकि इतनी बातें कैसे ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को सीखते हैं, उसके बाद उसके अंदर ग्रामर को ऐड करते हुए धीरे धीरे इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो और बड़े से बड़ा बूढ़ा हो, इंग्लिश को बोलना सीख सकता है, मात्र इस एक वीडियो से, जो कि मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा। मेरे ऐप के अंदर आने का यही तो आपको बेनिफिट है। आप देखिए यहां पर लिखा है ग्रामर की गेम। अब गेम क्या है, ध्यान से सुनना, बड़ी ही कलाकारी है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। गेम क्या है? गेम बहुत अच्छी गेम है और इसको समझना पड़ेगा आपने। और एक गेम आपको समझ में आ गई तो आप गेम खेल जाओगे। आज आप गेम खेल जाओगे अगर गेम समझ में आ गई तो। और दिस वॉज द वे व्हेन आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, और दिस वॉज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। इवन एट दिस मोमेंट I am teaching so many students and they people are getting good results. बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिल रहे हैं just because of these rules. और क्या है ये रूल्स, आप ध्यान से सुनिएगा। ग्रामर का गेम कहता है कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप गेम खेल जाओगे। देखो कैसे। जब हम बोलते हैं आप अमीर हो, ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है। जब हम इसमें नहीं लगा देते हैं तो ये सेकंड हो जाता है। जब हम इसमें क्या लगा देते हैं तो ये थर्ड होता है। जब हम इसमें क्या और नहीं दोनों लगाते हैं तो ये फोर्थ होता है। जब हम इसमें क्यों लगा देते हैं तो ये फिफ्थ सेंटेंस होता है। और जब हम क्यों नहीं लगा देते हैं तो ये सिक्स्थ होता है। 6 तरह के सेंटेंस आपको अभी बताए थे। अब ये जो रूल्स आप देख रहे हो, ये इन्हीं 6 के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं ग्रामर के सेंटेंस, ग्रामर के लिए सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर आप किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है तो आपको ये रूल लगाने पड़ेंगे। और खुशखबरी ये है कि कोई भी सेंटेंस हो, सिर्फ यही 6 रूल लगेंगे और आपकी इंग्लिश बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखो कैसे। क्योंकि आपको दिमाग में सबसे पहले यह डालना है कि अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो नो एक्शन का चलेगा। और नो एक्शन कितना % होता है आपको मैंने अभी बता दिया, केवल 3%। तो हम क्या सीख रहे हैं पहले? नो एक्शन। इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। देखो, सबसे पहले हमारा एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आपको मिलेगा। ज्यादातर सब्जेक्ट की स्टेट बताई जाएगी तो सबसे पहले आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो तो 3 काल में करते हो, या तो वर्तमान काल में, या फिर भूतकाल में पीछे के समय में, या फिर भविष्य काल में। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट में, या फिर पास्ट में, और या फिर फ्यूचर में। इसीलिए जब आप इंग्लिश बनाओगे तो आपको एक ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा, एक ऐसा टाइम लगाना पड़ेगा जो ये बताए कि कमीज का रंग लाल है या था या होगा, पापा कमरे में हैं, थे या होंगे, आप मेरे टीचर या आप मेरे स्टूडेंट हो, थे या होंगे, वह एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है, था या होगा। ये सब कुछ है, था और होगा आपको बताना पड़ेगा अपनी इंग्लिश को बनाते समय भी। जैसे हिंदी में बोलते हो तो उनको हम बोलते हैं टाइम। ये सब आपको अभी देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारे लास्ट में जो होता है हमारा वो स्टेट जो हम बताते हैं, जैसे लाल है, कमरे में है, जो भी
सेंटेंस के सबसे लास्ट में अदर वर्ड्स होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं। अब यहां पर आप देख क्या रहे हो पता है, आप यहां देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, बट ये टाइम जो है ना ये नाच रहा है। देखो सब्जेक्ट टाइम ऑब्जेक्ट, आप अमीर नहीं हो तो नहीं के लिए एक नॉट एक्स्ट्रा लग गया है यहां पर, बाकी देखो सेम है। तो टाइम हटा और ऑब्जेक्ट हटा, बीच में नॉट लग गया क्योंकि यहां पे नहीं लिखा हुआ है। अब तीसरे में लगा है क्या, और जब क्या लगाए तो सवाल बनाए। जब भी आप किसी से सवाल पूछोगे आपका टाइम खिसक कर सबसे शुरू में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। फिर आपका वो ऑब्जेक्ट है और क्योंकि ये सवाल है तो फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। जब आप फोर्थ बनाते हो तो देखो कुछ नहीं करा हमने, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ऐड कर दिया, ये देखो। और जब आप फिफ्थ बनाते हो यानी कि WH फैमिली वर्ड, क्यों वाला, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। रोहन कहां है, रोहन कितने बजे वहां है, रोहन क्या है, कैसे रोहन उस कमरे में है, ये सारे जो वर्ड्स हैं WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। ये हमेशा फिफ्थ और सिक्स टाइप में आपको मिलेंगे, या तो पांचवें में या छठे में। और इनको देखो WH फैमिली वर्ड के बाद आपको पहले टाइम लगाना है, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पर टाइम होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर दोबारा नॉट आया। तो यहाँ आप देख रहे हो, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ भी आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ भी आया। ये जो ढांचा है इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कोई बहुत बड़ा टेबल टेनिस नहीं चल रहा है, नॉर्मल सी चीज है, टाइम जो है वो मूवमेंट कर रहा है। और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह का रूल मैं अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सिंपल सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। और जब ये समझने आने लग गए तो जो मैं आगे वीडियोस डालूंगा डे 24, 25 की, तो उसमें आपको प्रैक्टिस मिलेगी इसकी देखने के लिए, जो मैं प्रैक्टिस में आपको हेल्प करूंगा कि कैसे इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो है ऐप के अंदर जो कोर्स चल रहा है ये आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम चलते हैं आगे। ये मैंने करा चेंज। अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, लिखा हुआ है मिल गया प्रॉब्लम। हमें क्या मिल गया, हमें प्रॉब्लम मिल गया। और प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्यों हमसे सेंटेंसेस नहीं बनते, और वो सब चीज है हमारा ये टाइम। ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो टाइम है ये हमसे लड़ाई करवाता है, ये समय हम सही नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और हम इसको सीखने के लिए अब चलते हैं यहां पर। तो यहां पर जो ये वर्ड्स आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे हो, जो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में डे 22 की और डे 21 की वीडियो में सीख लिया होगा। मैंने यहां पर शॉर्ट वर्ड, सिंपल वर्ड्स आपको बताए थे कि 100 वो वर्ड्स याद कर लो जिनसे अंग्रेजी की शुरुआत होती है, और ये वही वर्ड्स आपके सामने हैं, देख लो आप। ऐप की एक एक वीडियो मैंने सीरियल वाइज बनाकर आपको दी है ताकि आपको रिजल्ट्स मिले अच्छे। देखो प्रेजेंट की समय को बताने के लिए आपके पास इज, एम, आर, हैज, हैव और डू डज होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको बताया था ना हमने, हम सिर्फ नो एक्शन अभी सीख रहे हैं। हम एक्शन की बात अभी नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं नो एक्शन। यानी कि मैं आपको टेंस नहीं सिखा रहा, मैं आपको अभी सिंपल सेंटेंसेस सिखा रहा हूं जिसे हम नो एक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखते जाओ। पास्ट के अंदर हमारे पास वॉज या वर होता है, हैड होता है और डिड होता है, याद रखना। और फ्यूचर में हमारे पास दो ही केस हैं, एक विल बी का और एक विल हैव का, बस इतना याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो यहां पर जब आप सब्जेक्ट्स की बात करते हो, क्योंकि जब भी आप किसी सेंटेंस को बोलोगे तो यार किसी की तो बात करोगे, मानते हो बात को। यार मुझसे अगर आप चुगली कर रहे हो तो कोई बंदा तो है जिसकी चुगली करोगे, उसका नाम तो आएगा। तो ये हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो होते ही होते हैं सेंटेंस में, किसी की तो बात आप करोगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या समझना है आपको, ध्यान से देखो। किसी नाम या जिसके विषय में बात करें, जिसके विषय में बात हो, उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। किसी का नाम होगा या जिसके बारे में आप बात करोगे उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। याद आपको यह रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका ही, शी, इट और कोई एक नाम अगर आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तब आपको ऐसी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है जिनके लास्ट में एस आता है। जैसे इनके साथ इज लगता है सबके साथ, पास्ट में इनके साथ वॉज लगता है, इनके साथ हैज लग सकता है, लास्ट में एस है, यहां पर आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हेल्पिंग वो लगानी है जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है। और एक होता है डज जो लगेगा इनके साथ।
और ये जो हमारे दोस्त हैं ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो ये एस वाले बड़े प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ता है कि ही के साथ इज बोलना है, ही के साथ वॉज बोलना है, शी के साथ भी इज और वॉज बोलना है, हैज बोलना है, इट इज बोलना है, इट हैज बोलना है, इट डज बोलना है। लेकिन जब हमारे दोस्त आते हैं यानी कि आई यू वी दे और कोई दो नाम जब आते हैं तो ऐसी टाइम को लगाया जाता है जिनके लास्ट में ई आता है। जैसे आप देखोगे आर में ई लगा हुआ है, वर में भी ई लगा हुआ है, आपने देखा हैव लिखा है तो हैव में भी लास्ट में ई लगा हुआ है। तो इनमें ई वाले ज्यादा आते हैं और इनमें एस वाले आते हैं। क्लियर हो गई बात। बाकी कुछ होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं तो वो सब में ऐड हो जाते हैं। इनके साथ डू लगता है, देखो इनके साथ डज लगता है, देखो एस वाला इधर आ गया और डू वाला उधर चला गया। ऐसे ही डिड एक ऐसा है जिसके लास्ट में ना तो एस है ना ई है, ये दोनों में लग जाएगा। इसी तरह से एच ए डी हैड, इसके साथ ना तो एस लगाए ना ई लगाए, दोनों में लग जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, विल बी, और यहां पे लिखा है विल हैव। याद रखना ये दोनों के साथ लग जाता है, क्योंकि यहां पर बी और हैव से कोई मतलब नहीं है, यहां पर पहले लगा हुआ है विल, और ये दोनों के साथ लग जाएगा क्योंकि विल के लास्ट में एल है, ना तो ई है ना एस है। ठीक है, क्योंकि पहले वर्ड की बात होती है। तो ये द कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया किसके साथ क्या लगेगा, जो कि प्रीवियस वीडियोस में आप सीख गए हो, तो आसान है आपके लिए। अब चलो आगे। यहां पर आप बड़े ध्यान से देख सकते हो, इस टेबल को आप समझ लो और इस टेबल से आपको यह पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कब कौन सा टाइम लगेगा। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट आई की, तो आप ध्यान से देखो इसको। आई के साथ प्रेजेंट में बोलना है तो या तो आई के साथ आप एम लगाओगे या आई के साथ हैव लगाओगे। अगर आप पास्ट की बात करो तो आई के साथ वॉज और हैड। फ्यूचर की बात करोगे तो या तो लगेगा विल बी या फिर लगेगा विल हैव। विल बी होगा या फिर विल हैव होगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर यू के साथ आर या हैव, वर या हैड, विल या विल बी या विल हैव, क्योंकि यहां पर ना ये तो कॉन्सेप्ट सेम है, ये दो ही होते हैं, सबके साथ लग जाएंगे। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना होता है। ऐसे ही हमारा यू है, वी है, दे है, और इनके साथ किसके साथ क्या लगना है वो सब आपकी आंखों के सामने है और आप इसे बड़े प्यार से देख सकते हो। देखो हमारा ही, शी और इट, इनके साथ देखो एस वाले लगे हुए हैं। देखो इज के साथ में एस, एज के साथ में एस, वॉज के साथ में एस, देख रहे हो, एस 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 एस। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रजिस्टर में नोट कर सकते हो और आपको ये पता लगेगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किसके साथ कौन सा टाइम लगाना है। ठीक है, ये बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो टेबल है इसको आपको लाइट बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ये जो टेबल नंबर 1 जिसका मैंने नाम रखा है ये आपको आनी चाहिए। यहां पर इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब मैं आपको ग्रामर में ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, इसके लिए मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि इनका नाम होता है प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन का काम करते हैं। ये प्रोनाउन क्या होते हैं इसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रोनाउन देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। भाई मान लो एक लड़का है जिसका नाम है मिलाप। ठीक है, कितने लोग मेरे को जानते हैं कि मेरा नाम मिलाप है? आपने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब पे, आप जानते हो एक टीचर है तो इसका नाम मिलाप है, आपको पता है मेरे बारे में। अब आप मेरे को एक बताओ कि कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मेरा नाम तो नहीं जानते, तो वो मुझे मेरा नाम से नहीं बुलाएंगे तो कम से कम मेरे को ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। वह एक टीचर है, ऐसे बोलेंगे। आप तो बोल दोगे मिलाप सर है, टीचर है, लेकिन जो मेरा नाम ही नहीं जानता वो क्या बोलेगा? कहेगा वो एक टीचर है, तो वहां पर वो मेरे लिए ही लगाएगा। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर आ जाते हैं, नाउन की जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक है मान लो, चलो आपका नाम, तो मैं तो बोल दूंगा दीपक मेरा स्टूडेंट है। अब बताओ क्या मैं सारे स्टूडेंट्स के नाम जानता हूं? तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स तो हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा? वह मेरा स्टूडेंट है। तो वह किसके लिए बोला मैंने? इस ही के लिए। अगर लड़की सामने खड़ी है, कोई दीपिका खड़ी है, तो मैं तो बोलूंगा दीपिका जो है मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। लेकिन अगर मैं नाम नहीं जानता उसका तो मैं क्या बोलूंगा? वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है मेरी। अब वो लड़की है तो मैं अब शी लगाऊंगा। तो नाम की जगह पर आ गए, तो नाउन की जगह पर जो आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन की लिस्ट है आपके सामने। ये जो बीच में लगे ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन तो है, नाम की जगह पर तो आ रहे हैं, किसी बंदे की जगह पर तो आ रहे हैं, लेकिन आ इसलिए रहे हैं क्योंकि जब मैंने बोला पोजेसिव, इसका मतलब होता है कब्जा कर लेना। तो ये आपको हमेशा कब्जा करते हुए मिलेंगे। जैसे यहां पे देखो, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे देखो
अभी मैंने क्या लिखा है, ये बताओ क्या लिखा है। आप कहोगे सर आपने लिखा पापा। अब बताओ किसके पापा हैं, आपके, मेरे, तेरे, उसके, किसके पापा, चोर के पापा, किसके पापा हैं, कुछ लिखा है, सिर्फ पापा लिखा है। लेकिन अब देखो जब आप माय इसके आगे लगा दोगे, माय, तो ये हो जाएगा माय पापा। माय पापा मतलब माय फादर। अब ये मेरे पापा हो गए, तो ये कब्जा कर लिया पापा पे किसने, माय ने। अब इसका कब्जा करवा लो, यहां पे लिख दो और फादर, हमारे पापा, उनके पापा, उसके पापा, उसके पापा, इसके पापा, हमारे पापा, आपके पापा, मेरे पापा। ये कब्जा करने वाले वर्ड्स है, इसे पोजेसिव और प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि प्रोनाउन तो है ही है लेकिन पोजेसिव है, कब्जा करने वाले। इस पेन को मेरे को कब्जा करना है तो मैं बोलूंगा मेरा पेन, मेरा के लिए बोलूंगा माय, और पेन ये रहा पेन। समझ आया, आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, आपको टेबल ये याद करनी है। फिलहाल ज्यादा मैं उलझाना नहीं चाहता ग्रामर, बस इन्हें याद कर लो। हर एक का मतलब है, देख लो सामने लिखा हुआ है, याद कर लो, ठीक है। और ये जो लास्ट में लगा हुआ है, ये जो देख रहे हो ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, इसका भी रोल होता है। देखो ये रोल होता है इसका। राम मेरा भाई है और वो घर पर है, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ट्रांसलेशन करना है इसका। अब जैसे यहां लिखा है, देखो मैं, क्या लिखा है ध्यान से देखो, लिखा है मैं खुद एक टीचर हूं। मैं टीचर हूं नहीं लिखा, लिखा है मैं खुद एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर, और यहां पे लगा है खुद के लिए माई सेल्फ। तुम खुद, तो यू वर अ डॉक्टर, योर सेल्फ, यू का योर सेल्फ हो गया, ही का हिमसेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, वह स्वयं एक पुजारी है, ही इज अ प्रीस्ट हिमसेल्फ। तुम खुद एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, योर सेल्फ। समझ आ रहा है, इसलिए वो योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर, अब एक बात और समझ लो, जब आप सेंटेंस को बनाओगे, जब आपका सब्जेक्ट लगेगा, टाइम लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट में ना कई बार आपको ऐसी चीजें बोलनी होती हैं, पापा घर पर हैं, रोहन मेरे साथ है, हाँ, या फिर रोहन की कार में बम है। क्या है, बम है। ऐसे सेंटेंसेस जब आप बनाओगे ना दोस्तों, तो आपको प्री पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन दिखाने का काम करना पड़ता है। जैसे मैं पार्क में हूं, किताबें टेबल पर हैं, किताबें टेबल पर हैं, किताबें टेबल के नीचे हैं, किताबें टेबल के बगल में हैं, किताबें टेबल के अगल में हैं, किताबें टेबल के पीछे हैं, किताबें टेबल के आगे हैं। ये जो आगे पीछे अगल बगल, जब तुम किताब को करोगे ना इंग्लिश के अंदर, मेरे दोस्त, आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। और प्रेपोजिशन के जो टुकड़े आएंगे अभी जब इंग्लिश बनाओगे आप, तो बड़ी दिक्कत होगी आपको समझ नहीं आएगा लिखूं कैसे। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि प्रेपोजिशन के केस में हमेशा कैंची चला देना। कैंची चलाने का मतलब क्या है, प्री को पहले लिखना है और पोजीशन को बाद में लिखना है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। जैसे अगर आपको घर पर की इंग्लिश लिखनी है तो घर की इंग्लिश क्या होती है, होम। जो बच्चा नया है, पहली बार इंग्लिश को बनाएगा तो वैसे ही करेगा, और पर की इंग्लिश होती है एट, तो वो लिख देगा होम एट, जो कि एक गलत तरीका है। अगर आपको इसे सही करना है और सही लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए समझाता हूं। आपको करना यह पड़ेगा कि जब आप इसको इंग्लिश में बनाओगे, पर को लेके जाओ इधर और घर को लेके जाओ इधर और कैंची चला देना। तो पर की इंग्लिश पहले और उसके बाद लिखोगे होम, तो ये होगा एट होम। याद रखना ये बात। मेरे साथ की इंग्लिश अगर आपको लिखनी है तो पहले साथ इधर जाएगा, मेरे वहां जाएगा, तो साथ की इंग्लिश होगी विथ, और मेरे की इंग्लिश यहां पर आएगी मी, मेरे साथ। ऐसे ही रोहन की कार में, अब ध्यान से देखना, ये जो मे है ये है प्रेपोजिशन जिसकी इंग्लिश होती है इन, और बाकी जो हमारा हो गया ये सारा जाएगा उधर और सिर्फ ये इन इधर आ जाएगा। तो क्या प्रेपोजिशन को, प्री को पहले लिखना है, प्री मतलब प्रेपोजिशन को पहले लिखना है और स्थिति को बाद में। तो पहले मे को इधर लाओ और पहले लगा दो इन। अब लिख दो रोहन की कार। अब रोहन की कार जब आप लिखोगे तो आपको पहले लिखना है रोहन, और इस जो की है इसके लिए इंग्लिश होती है एपोस्ट्रोफी एस, और फिर लिखते हो आप कार। तो इंग्लिश बनी इन रोहन्स कार। ये आपको ऐसे टुकड़े सेंटेंसेस के अंदर लगाने पड़ेंगे। तो प्रेपोजिशन का एक रोल होता है
और आपके ऐप में ये वीडियो आ जाएगा। प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, प्रेपोजिशन में कब कौन सी चीज़ कैसे कहाँ लगती है, सब मैं डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। आपको इस तरह से सेंटेंस में लगाने होंगे, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है सेंटेंस के अंदर, ये भी आप समझ लो। अगर आप नए नए लर्नर हो, इंग्लिश को नया नया सीख रहे हो, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इतनी सारी बातें ध्यान रखने के बाद जब आप टेंसेस में घुस जाते हो, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि इतनी सारे रूल्स कैसे याद रखें। तो स्टेप बाय स्टेप इन रूल्स को याद कर सकते हो। तो क्या हमारा पॉइंट नंबर 2 कहता है? पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस दोनों की ही हिंदी होती है, क्या होती है? का, के और की, इन दोनों की हिंदी है। इसको का भी बोलते हैं, के भी बोलते हैं, की भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं का, के, की, ठीक है। जैसे ये नीचे जो लिखा हुआ है आप देखो ध्यान से, राम का भाई का आ गया, राम का घर का आ गया, आया नहीं आया? आया। इसी तरह से यहां पर देखो, कार की चाबी। जब आप इनकी इंग्लिश बनाओगे तो आपको अब बताओ ये लगाना है या ये लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि का, के, की, इन तीनों की इंग्लिश ये भी होती है और ये भी होती है। और आपको मैं बता दूं, ये जो ऑफ है ये हमारा प्रेपोजिशन है। क्या है? ये हमारा प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, बट ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये सिर्फ एक इंग्लिश है, एपोस्ट्रोफी है, जिसका मतलब होता है का, के, की, ठीक है। लेकिन ये एक प्रेपोजिशन है। अब आप सोच लो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्रेपोजिशन जब भी आएगी तो कैंची चलेगी। अब जरा यहां पर देखो आपको कैंची कैसे चलानी है। केस नंबर 1, आपको कुछ ऐसे का, के, की, के, का के इधर एक राम लिखा हुआ और का के इधर भाई लिखा हुआ, दोनों जिंदा हैं, इसलिए बोलते हैं लिविंग वर्सेस लिविंग। लिविंग थिंग राम जिंदा है और लिविंग थिंग भाई जिंदा है, सजीव बोलते हैं इसको, सजीव। दोनों तरफ सजीव है, दोनों तरफ जिंदा है। तो जब इसकी इंग्लिश आप बनाओगे तो बिल्कुल आपको इससे बना देनी है। किससे बना दे? क्योंकि प्रेपोजिशन तो है ही नहीं इसमें। तो राम का भाई आपको लिखना है पहले राम, और इसका के लिए आप लगाओगे एपोस्ट्रोफी एस, और भाई के लिए लिख दोगे ब्रदर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब एक दूसरा केस आपको मिलेगा सेंटेंस के अंदर, जिसमें पहले लिखा होगा लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। ये लो जी भाई, मतलब यहां पे लिखा है राम जिंदा है, बट यहां पर का के बाद लिखा है घर, जो एक निर्जीव वस्तु है। तो लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग थिंग मिले, तब क्या करना है दोस्तों? तब भी ध्यान रखना, या तो दोनों तरफ जिंदा हो या किसी एक तरफ भी जिंदा मिल जाए, इंग्लिश एपोस्ट्रोफी एस से ही बनाना। अब भी जैसे राम के लिए राम लिखा क्योंकि जिंदा है, और का के लिए लगाना एपोस्ट्रोफी एस, और यहां पे लिख देना हाउस, राम्स हाउस, राम का घर, राम का भाई, राम का घर। लेकिन जरा एक बार ना यहां नजर मार के देखो क्या लिखा है। यहां भी नॉन लिविंग थिंग, यहां भी नॉन लिविंग थिंग। जब आ जाए केस 3 देख लो, क्या लिखा है? कार। कार जिंदा है, कार राम है, सीमा है, गीता है, तू है, मैं हूं, क्या है? कार। कार तो नॉन लिविंग थिंग है, पकड़ ली बात। और की के बाद लिखा है चाबी, चाबी भी नॉन लिविंग थिंग है। यानी कि ना तो कार सांस लेती है, ना चाबी सांस लेती है, ना कार घटती बढ़ती है, ना चाबी घटती बढ़ती है। कुछ एक अंदाज में, जैसे हम लोग उम्र के साथ बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, कार के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग होती है, निर्जीव वस्तु बोलते हैं। दोनों ही निर्जीव वस्तु है। जब ऐसा हो, दोनों तरफ निर्जीव, प्रेपोजिशन ऑफ को लगाना, और जब ऑफ लगेगा तो कैंची चलेगी, और जब कैंची चलेगी तो अब राम नीचे ऐसे नहीं आएगा, घर इधर राम इधर, आप घूमेंगे, चाबी इधर चली जाएगी, कार उधर चली जाएगी, और आप इंग्लिश बनाओगे की ऑफ कार। पहले बस इतना सीख, की ऑफ द कार नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ की ऑफ कार बोल रहा हूं, बस पहले इतना सीख लो। अभी आप डे 23 की वीडियो में इतना सीख लो बस। इस ऐप का यही बेनिफिट है, यहां पर बस धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ग्रामर का। यहां तक समझ में आ गई? आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है कहानी, पहले चीजों को समझो ध्यान से। ये मैंने मोटे मोटे रूल्स आपको जो बताए हैं ना, ये जो मोटे मोटे रूल्स अभी आपको बताए हैं, इनको तो रख लो अपने दिमाग के अंदर, चाहे वीडियो को देखो 50 बार, ठीक है। किसी कॉपी में नोट कर लो, कहीं कॉपी में नोट कर लिए। अब इस वीडियो को यहां से देखो, सही से समझ में आएगी। अब सुनो, अब शुरू हुए सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि यार मेरी मजबूरी है कि मैं इन्हें डायरेक्ट आपको अभी पढ़ा देता तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं इसमें आपको डाउट होता है और आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती। तो पहले सारी धुंध छाट दी मैंने,
क्योंकि अगर धुंध है ना तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज यू नो दैट कि कार जो है वो कहीं किसी चीज से टकरा सकती है, कोलैप्स हो सकती है। लेकिन जब धुंध छट जाती है ना और आपको ये लंबा रोड पूरा क्लियर दिखाई देता हो तो स्पीड क्या होती है हाईवे पे, 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि सब कुछ विजन क्लियर है। तो अब आपका विजन क्लियर हो गया है, ये रही रफ्तार, और अब तेजी से इंग्लिश को सीख लो। अब ध्यान से सुनो, कहानी शुरू हुई थी सेंटेंस से, अब आ गए सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट। दोस्तों याद रखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में दो दो कैटेगरी होती है सेंटेंस की। इसीलिए प्रेजेंट के अंदर इज एम आर भी होता है और प्रेजेंट के अंदर हैज हैव भी होता है। इसीलिए पास्ट के अंदर एक टाइम वॉज वर दे रखा है और दूसरा टाइम हैड दे रखा है, और इसीलिए फ्यूचर के अंदर एक टाइम विल बी दे रखा है और एक टाइम विल हैव दे रखा है, जो पहले पढ़ाया था। अभी देखा आपने? जाके वीडियो को बैक करके देखना। और अब जब कैटेगरी दो हो गई हैं तो हमें यहां पर क्या लगाना है, यहां पर कौन सा टाइम लगाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन पहला सवाल ये है कि आप ये कैसे पता करोगे कि जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस वो कैटेगरी 1 में फॉल करता है या कैटेगरी 2 में फॉल करता है। फॉल करता है मतलब इसमें आता है या इसमें आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब आपके किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं और हो दिखाई दे, बस इतना, जैसे मैं अमीर हूं, मैं रवि हूं, ये एक कमरा गलत दिखा हुआ है ना, ये एक कमरा है। ठीक है हूं हो की बात हो तो कैटेगरी 1 होती है और कैटेगरी 1 में लगता है इज एम आर। याद रखना बात। और ये पता है टेबल में पीछे बता दिया है मैंने, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगेगा। आईयूवी देखिए अभी टेबल बताई थी। कैटेगरी 2 कैसे पहचानोगे? कैटेगरी 2 में 3 तरह का सेंटेंस आपको सुनने को और देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। पहला मिलेगा पास है, जैसे मेरे पास 2 कारें हैं। कई बार बोलते नहीं हो आप बोलते हो ना मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास समय नहीं है। ये जो पास है, जो चीज आपके पास है, ऐसे सेंटेंसेस इसमें नहीं आते, ध्यान रखना। इज एम आर में नहीं बनते, वो बनते हैं हैज हैव में, ध्यान रखना। इसमें हैज और हैव में बनते हैं, ध्यान रखना। दूसरा आता है में है, किसी चीज के अंदर कोई चीज है, जैसे ये जो पेन है, ये पेन चल कैसे रहा है, इस पेन में कुछ तो है, तो पेन में स्याही है, पेन में इंक है। ये घड़ी कैसे चल रही है, घड़ी में कुछ तो है, घड़ी में सेल है, घड़ी में सुइयां हैं। अच्छा, आपके घर में कुछ है? हाँ, मेरे घर में एसी है, मेरे घर में खिड़कियां हैं, मेरे घर में दरवाजे हैं। किसी चीज के अंदर कोई चीज तो होती है ना, जैसे एसी है, एसी में एक मशीन है, एसी के अंदर एसी में गैस है। ये जो किसी चीज के अंदर कोई चीज है, में है आ रहा है ना, ये सेंटेंसेस भी इसमें मत बनाना, इज एम आर में, ये भी हैज हैव से बनते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। तीसरा, जब आप ये बोलते हो वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो यहां है वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। लेकिन जब आप ये बोलते हो ना मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे 2 पेन हैं, मेरा माइक है, मेरे 4 चाचा हैं, उसकी 4 भतीजियां हैं। जब आप रिश्तेदारों में बोलते हो कि मेरे इतने भाई और इतनी बहनें, इतने चाचा और इतने मामा हैं, ऐसे सेंटेंसेस को भी आप हैज हैव में ही बनाओगे, इज एम आर में भूल के भी मत बनाना। तो ये तो सिंपल है हूं हो लिखा है सेंटेंस के लास्ट में, मैं घर पर हूं, मेरी कमीज का रंग लाल है, सोहन बाजार में है, तुम बड़े बीमार हो, और सीमा कमरे में है, ये यहाँ बन जाएंगे। लेकिन सीमा के पास पेन है, सीमा के पेन में स्याही है, या फिर मैं बोलूं कि सीमा की 2 बहनें हैं, ये सेंटेंसेस इसमें आ जाएंगे। अब कुछ मत करो, देखो लिखा ना मेरे 2 भाई हैं, या फिर कमरे में 2 दरवाजे हैं, कमरे में कोई चीज है, मेरे पास 2 कारें हैं, मेरी 2 भाई हैं, ऐसे सेंटेंसेस कैटेगरी 2 में। तो आपको दिमाग में क्या डालना है, सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में इज एम आर और कैटेगरी 2 में हैज हैव। और कैसे पहचानना है सेंटेंस, यहां पे मैंने एग्जांपल बता दिया। सेम चीज पास्ट में आ जाओ, अब सेम चीज लेके पास्ट में आ जाओ। ये पास्ट आ गया, अब इस पास्ट को समझ लो। कैसे समझोगे, देखो, अगर आपको मिलता है सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी, जैसे वो घर पर था, तुम मेरे दोस्त थे, ये एक मोबाइल था, जब ये आता है तो कैटेगरी 1 में लगता है वॉज और वर। इससे पता चलता है पास्ट की बात करो, बीते हुए समय की। लेकिन कैटेगरी 2 में आता है पास था, में था और भाई बहन थे। भाई मेरे पास एक पेन था, ये पास्ट हो गया। मेरे 2 भाई, अभी पहले क्या बोल रहे थे, मेरे पास पेन है, मेरे 2 भाई हैं
और पेन में स्याही है। अब इन सबको था में बदल दो। मेरे दो भाई थे, मेरे पास पेन था और पेन में स्याही थी। कर दिया। तो में था, भाई बहन थे और पास था। उसके पास एक मोबाइल था तो आ गया पास था, सिर्फ था नहीं, पास था। ऐसे ही तुम्हारी एक बहन थी और मोबाइल में 4 गाने थे। में थे, में है नहीं, में थे, ये होती है पास्ट। और इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है भाई, मजेदार, हैड, बस इसे लगा देना। ठीक है, हैड। और इसका जब नेगेटिव बनता है तो हालांकि वहां पे डिड के साथ लगेगा, डिड से बनेगा ये, लेकिन अभी फिलहाल आप हैड ध्यान रखो। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है, बड़ा सिंपल है। जब कोई चीज प्रेजेंट में है तो पास्ट में भी है, और पास्ट में है तो फ्यूचर में भी है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे देखो, होगा, होगी, होंगे अगर सेंटेंस के लास्ट में है। पापा घर पर होंगे, वो रवि होगा, ये एक पेन होगा, तो लगाओ विल बी। क्या लगाओगे? विल बी। लेकिन कैटेगरी 2 जब आती है तो आता है पास होगा, में होगा, भाई बहन होगा, और इसके लिए आप लगाते हैं विल हैव। तो पास है प्रेजेंट, पास था पास्ट, पास होगा फ्यूचर। में है प्रेजेंट, में था पास्ट, में होगा कमरे में धुआं होगा, पेन में स्याही होगी, तुम्हारी जेब में पैसे होंगे, जो में होगा, होगी, होंगे, फ्यूचर। भाई, मेरा एक भाई है प्रेजेंट, मेरे 2 भाई थे पास्ट, मेरे 10-15 भाई होंगे फ्यूचर। कॉन्सेप्ट क्लियर? पापा के पास एक आइडिया होगा, उसके 4 चाचा होंगे, और इसमें इंक होगी, इसमें इंक होगी, होगा, में होगी, विल हैव, विल बी। क्लियर हो गया? ये चीज समझ ली? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर आसानी से आपको एक चीज और बता देता हूं कि क्या याद रखना है। ध्यान से सुना। जैसे आपके घर के अंदर आप अकेले तो नहीं रहते ना, आपके लिए खाना कौन बनाता है? आपको की मम्मी बनाती है, काम वाली आती होगी वो बनाती होगी, शादीशुदा हो तो बीवी बनाती होगी। तो घर में आप अकेले तो नहीं हो, कुछ है ना, कुछ रेयर केस में कोई अकेला होता है, यहाँ भी है, लेकिन कोई ना कोई तो होता है ना। वैसे ही आपको याद रखना है कि प्रेजेंट के अंदर जब इज़ेमार है और इसको जब नॉट में बनाना है, नहीं वाले में, तो इनके ठीक बाद में नॉट लग जाता है। ध्यान से सुनना, इनके ठीक बाद में नॉट लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो लगा हुआ है, इनके ठीक बाद में नॉट लगा हुआ है। देखो, इसके बाद में नॉट, एम के बाद में नॉट, आर के बाद नॉट, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है, इसलिए ये बताना जरूरी है। जब आप कैटेगरी 2 के, इसके कैटेगरी 2 को नॉट में बनाओगे तो हैज, हैव का हैज नॉट या हैव नॉट नहीं करोगे। क्या करोगे? हैज नॉट, हैव नॉट नहीं करोगे। हैज का कर दोगे डज नॉट हैव, ध्यान रखना, और हैव का कर दोगे डू नॉट हैव। ये बात याद रखना, नेगेटिव। ऐसे ही वॉज और वर का नॉट बनाना है तो वॉज नॉट और वर नॉट हो जाता है, लेकिन जब हैड का नॉट बनाना पड़े तो आपको लिखना पड़ता है डिड नॉट हैव। याद रखना, हैड नॉट मत लिख देना, डिड नॉट हैव। इसलिए बोला था वहां पे कि हैड के साथ डिड भी आता है। विल बी को अगर नॉट में बनाना है तो विल नॉट को बीच में लगाकर बी लगाना, मतलब यहां पर नॉट लगाना है आपको। कहीं आप विल बी लिखकर नॉट लगा दो, जैसे यहां पर ना इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, तो आप सोचोगे हैज के बाद भी नॉट और हैव के बाद भी नॉट, नहीं लगाना। ये रूल याद रखो, डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। डज नॉट लगता है हैज के साथ, एस एस है ना लास्ट में, देखो एस एस है, तो ही शी इट और एक नाम कोई आएगा तो आपको हैज लगाना है या फिर डज नॉट हैव लगाना है। और आई यू विदे होगा, 2 नाउन होंगे या 2 नेम होंगे तो आप हैव लगाना है और डू नॉट हैव लगाना है। क्लियर हो गया? सेम इन द पास्ट, इसका याद रखना है, और फ्यूचर में विल नॉट भी करना है और विल नॉट हैव करना है। नॉट बीच में रहेगा, ध्यान रखना। विल हैव नॉट या विल बी नॉट नहीं बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस से कुछ रूल है, बेसिक्स। अब यहां पर देखो क्या है, ये ना प्रैक्टिस से कुछ दे रखा है, प्रैक्टिस सेट दे रखा है। जैसे कि क्या आपने सीखा अभी तक, जैसे मान लो प्रैक्टिस से बोला है तुम मेरे दोस्त हो, मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है, क्या बोलनी है? तुम मेरे दोस्त हो। तो मैं कैसे लिखूंगा तुम मेरे दोस्त हो? तो मैं लिखूंगा, तुम की इंग्लिश होती है यू और यू के साथ लगता है आर, मेरे की इंग्लिश होती है माई और दोस्त की इंग्लिश होती है फ्रेंड, तो मैंने लिख दिया यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, अच्छा वो एक पेन था। अब यहाँ पे यार देखो क्या लगा हुआ है, कैटेगरी 1 ही है लेकिन क्या लगा हुआ है? था। तो ये पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, वो एक पेन था, तो वो के लिए हम लगाते हैं दूर की चीज, एक के लिए दैट, और दैट के साथ हम लगाएंगे वॉज अ पेन, दैट वॉज अ पेन, वो एक पेन था। तो किस तरह से देखो, मैंने वॉज लगाया, आर लगाया तो ये हो गया, जब मैंने वॉज लगाया तो ये था हो गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? होंगे। आप एक टीचर होंगे तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू,
होंगे के लिए क्या लगाना है कैटेगरी वन में, विल बी। यू विल बी क्या, एक टीचर, अ टीचर, इंग्लिश बन गई। अब जब कैटेगरी टू है प्रेजेंट की, तो क्या लिखा है, पास है। क्या लिखा है, तुम्हारे पास कार है। तो अब तुम्हारे मतलब यू, अब तुम्हारे पास कार है तो यू के साथ लगाते हैं हम हैव, यू हैव अ कार। अब मैं यहां पर यू आर अ कार नहीं लिखूंगा, मैं कैटेगरी टू में हूं, पास है आया ना। इसी तरह से उस पेन में इंक थी, में थी, पास्ट की कैटेगरी टू, हैड लगेगा, उस पेन में इंक थी तो मैं बोलूंगा दैट पेन, उस पेन, दैट पेन हैड इंक, और बन गई इंग्लिश। अब देखो यहां पे लिखा है आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके जैसे मेरे बहुत सारे भाई होंगे तो मैं बोलूंगा आई विल हैव अ लॉट ऑफ ब्रदर्स। वैसे ही आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो आपके मतलब यू, और यू के साथ हम कैटेगरी टू में लगाते हैं विल हैव, यू विल हैव मैनी, बहुत सारे, क्या मैनी, क्या स्टूडेंट्स, यू विल हैव मैनी स्टूडेंट्स, और ये बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मैंने तो ये लिख दिया लेकिन सर ये बने कैसे, क्या इनके कोई रूल्स होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। पेश है वो रूल्स जो आप देखेंगे अब यहाँ पर स्क्रीन पे, और इन रूल्स के माध्यम से आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे और मेरी तरह काम करने लग जाओगे आप। अब क्लास ओरिजिनल शुरू हुई है सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि रूल्स आ गए हैं। प्रेजेंट की कैटेगरी वन के अंदर ये रूल लगेगा और यहां सेंटेंस है मैं करके दिखाऊंगा, और पास्ट प्रेजेंट की ही कैटेगरी टू में ये रूल लगेगा और यहां सेंटेंस है मैं करके दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखो, देखो कैटेगरी वन में हमने क्या, मैंने अभी पहले क्या बताया था, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, ये ग्रामर का एक ढांचा है, ध्यान से देख लो। ग्रामर का ढांचा क्या कहता है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा भाई साहब ऐसे ही होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी जो है वर्ब होगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। बस याद रखना ये ढांचा लगता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होता है ढांचा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ढांचा होता है। अब यहां पर कैटेगरी वन के अंदर ढांचा कैसे काम कर रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो कह रहे सब्जेक्ट के बाद आप अपना टाइम लगा दो इज एम आर। ये तीन तीन क्यों हैं, हमें क्यों याद रखने हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो कई बार आई होता है, कई बार यू होता है, कभी रवि होता है, कभी सीमा होता है, कभी सीता और गीता दो जनों की बात हो रही होती है, कभी हम कोई ऐसा वर्ड बोल देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स, या मैं बोलूं डॉग्स, एसीज, मोबाइल फोन्स, उनके बारे में बात करूं तो ज्यादा हो गए, तो हमें ना उसके अकॉर्डिंग इजएमआर लगाना पड़ता है, ज्यादा या कम के हिसाब से। तो हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया इजएमआर, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम नेगेटिव बना रहे थे क्या करना था, सब्जेक्ट के बाद इजएमआर के बाद हमने यहाँ लगाया नॉट लगाया। थर्ड में हम इजएमआर को बाहर निकालेंगे, फोर्थ में हम इजएमआर के यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिफ्थ में डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हमारा इजएमआर होगा और ये रूल होगा, और सिक्स्थ में ये रूल होगा। सेम यहाँ पर ये रूल है, पहले में हैज लगाओ या हैव लगाओ, कोई एक लगाओ, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आपके हैज का नेगेटिव बनाना है तो आप बनाओगे डू नॉट हैव, और अगर हैव का बनाना है तो बनाओ, सॉरी हैज का बनाओगे तो बनाओगे डज नॉट हैव, और हैव का बनाओगे तो बनाओगे डू नॉट हैव। इसी तरह से डू डज हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाता है। अब देखो जैसे हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ मैं क्या लगाऊंगा, डू। अगर मेरा शी है तो शी के साथ क्या लगाऊंगा मैं, डज, क्योंकि एस वाला लेना है मुझे तो मैं डज लगाऊंगा। ये हमें ना ऐसे याद रखना होता है। अब यहां पर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं दो, सबसे पहले आपको ये देखना है ये सेंटेंस है कौन सा, क्या लिखा है प्रेजेंट है। अब लिखा क्या है शुरू में, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्या, और क्या वाला है तो इसमें देखो नहीं तो नहीं लगा हुआ, इसमें नहीं है, क्या आप घर पर हो, ये थर्ड टाइप है। इसका पहला कैसे बनेगा, आप घर पर हो, इसका दूसरा आप घर पर नहीं हो, और इसका तीसरा क्या आप घर पर हो, और ये तीसरा है। तीसरा है तो तीसरे के ही नियम से बना दो, ये रहा इसका तीसरा नियम। अब इससे इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा और आप लोग देखोगे। सबसे पहले इज एम या आर क्या लगा दूं, तो भैया यहां पर कोई बारात नहीं निकल रही है हमारी कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देंगे। यहां पर आपको यह देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, और हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट को देखकर ही आपका टाइम लगेगा। तो सब्जेक्ट है भाई आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है, आप लिखो पहले, आपकी इंग्लिश होती है यू। अब सोचो यू के साथ इज एम आर में से क्या आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बैक जाके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, मैं एक बार करके दिखाता हूं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, मैं इसे बैक जा रहा हूं, अब देखो मैं क्या करना है, मुझे करना क्या है, आ गए यहां पर। अब आप देखो प्रेजेंट की कैटेगरी वन में यू के साथ क्या लगता है, दिख रहे हो, ये टेबल सब बताएगी आपको, आर पता है। अब आ जाओ वापस, मैंने कहा था ना मैं आपको ज्यादा करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप करना।
मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अब देखो यहां पर, अब यू के साथ मैं क्या लगाऊंगा, इसलिए मैं यहां पर आर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मिलाप सर ने बताया हुआ है कि यू के साथ आर आता है, तो मैं लगाया आर यू। अब आ गए हम आर यू पे। आर यू इसका मतलब क्या, आप घर पर हो, आ गया घर पर, प्रेपोजिशन, पर की इंग्लिश इधर जाएगी, घर की इंग्लिश जाएगी, तो पहले एट होम, ये इंग्लिश बन गई, ये बन गई इंग्लिश, आर यू एट होम बन गई। देखो इसके आगे भी मैं लिख सकता हूं इनके आंसर्स कैसे देते हैं, लेकिन वो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे, कोई भी हमारा डे 24 या 225 में कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इंग्लिश बनाना सिखा रहा हूं। अब यहां पर देखो कैटेगरी 2 में कैसे बनाया, क्या उसके पास 2 मोबाइल है, मैंने कहा था ना पास है, आया ना, पास है, में है, भाई बहन है, तो प्रेजेंट की कैटेगरी 2 क्या वाला सेंटेंस है, इससे बनेगा। तो पहले डू या डज क्या लगाऊं, आप बताओ। नहीं, इसे देखो, ये क्या लिखा है, ये सब्जेक्ट है हमारा, उसके पास, उसके पास या तो लड़का है या लड़की है, और ही या शी दोनों में से कोई भी हो, हमारा डज ही आएगा बाहर। अब लड़की है तो ही लगाओ, लड़का है तो ही, मैं चलो लड़का मान लिया, डज ही। अब यहां पर देखो डज आया, उसके बाद ही आया, और यहां क्या लिखा है, हैव, तो हैव लगा दो, हैव। उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, 2 मोबाइल, और जब मोबाइल 2 होते हैं तो आपको कैसे लिखना है, मोबाइल में एस लगा के, क्या करना है, मोबाइल में एस लगा के लिखना है। डज ही हैव 2 मोबाइल्स, क्या उसके पास 2 मोबाइल हैं। इस तरह से आपने इस सेंटेंसेस को बनाया, ये बेस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे वीडियोस आएंगी कोर्स में आपके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल आप इस चीज को समझो ध्यान से। अब पास्ट की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, पास्ट की कैटेगरी 1 में क्या लगाया था, वॉज या वर, कैटेगरी 2 में क्या होता है, हैड होता है। अब ध्यान से देखना, जब हम बोलते हैं क्या वह एक शिक्षक का बेटा था, अब ध्यान से देखना, 2 बातें हैं जो मैंने अभी सिखाई आपको। पहले देखो क्या लगा है, बात किसकी हो रही है, वह की, वह मतलब शिक्षक का बेटा, लड़का है कोई, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे ही, और ही के साथ मैं क्या लगाता हूँ, वॉज, तो मैं बोलूंगा वॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है था का मतलब है पास्ट, पास्ट का मतलब है वॉज या वर, और ये कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। तो वॉज ही एक शिक्षक का बेटा, तो मैं बोलूंगा अ। अब यहां पर देखो शिक्षक का बेटा, यहां पे ये भी सजीव, यहां पे यानी कि ये भी लिविंग थिंग, ये भी लिविंग थिंग, जो दोनों तरफ लिविंग थिंग हो या एक तरफ भी लिविंग थिंग हो, तो एपोस्ट्रोफी एस से सेंटेंस बनेगा, ऑफ से नहीं बनेगा। बना दो, शिक्षक का बेटा यानी कि टीचर्स, और बेटे के लिए सन, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल है क्या वाला, और क्या वाले में हमेशा यहां पर क्वेश्चन मार्क दिखाई देंगे आपको, देखो ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इसे देखो, क्या रोहन के 2 भाई थे, ध्यान से सुनना, भाई बहन थे, आ गया थे, पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस, बट क्या लगा हुआ है, इसमें बनेगा। अगर ये लिखा होता, देखो जरा, रोहन के 2 भाई थे, अगर ये लिखा होता तो इसमें बनता। अगर लिखा होता रोहन के 2 भाई, रोहन के 2 भाई नहीं थे, तो इसमें बनता, लेकिन क्या लगा हुआ है, तो किस में बनेगा, थर्ड में बनेगा। तो कैसे बनेगा, डिड रोहन हैव 2 ब्रदर्स, दिमाग आप लगाते रहो, मैंने कैसे बनाया, इस रूल के अकॉर्डिंग बना दिया। डिड रोहन हैव 2 ब्रदर्स, ये था पास्ट। अब चलो आगे, अब आ गया फ्यूचर। अब फ्यूचर में देखो ध्यान से, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में हमें या तो विल बी लगाना है या फिर विल हैव लगाना है। कैटेगरी 2 में विल हैव और कैटेगरी 1 में विल बी। सेंटेंस को पढ़ो, क्या मैं आपके विद्यालय में शिक्षक होऊंगा, सिंपल सा स्टेट है, क्या मैं आपके विद्यालय में शिक्षक होऊंगा, इसमें पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, ये तो नहीं आ रहा, कैटेगरी 1 है, कैसे बनेगा, क्या मैं। अब देखो यहां पर ये भी क्या लगा हुआ है, यानी कि इससे बनेगा, तो पहले लगेगा विल, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के बाद क्या लगाना है, बी, विल आई बी, क्या आपके विद्यालय में शिक्षक, तो पहले ना आपके विद्यालय में को हटा दो, इसको तो हटा दो अभी, पहले इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या मैं शिक्षक होऊंगा, विल आई बी अ टीचर, विल आई बी अ टीचर, ठीक है। उसके बाद आपके विद्यालय में, अब जरा मैंने आपको बताया था ना कैसे लिखोगे इसको, आपके विद्यालय में, तो प्रेपोजिशन आ गया, में को इधर लाओ, आपके विद्यालय को इधर ले जाओ, तो इन योर
इन योर स्कूल। तो क्या इंग्लिश बनी? विल आई बी अ टीचर इन योर स्कूल? क्या मैं एक शिक्षक होऊंगा आपके विद्यालय में? विल आई बी अ टीचर इन योर स्कूल बन गया। अच्छा, क्या इस कमरे में 2 खिड़कियां होंगी? देखो आ गया ना, में होंगी, भाई बहन होंगे, और पास होगा के केस में कैटेगरी 2 और लगता है विल हैव। तो क्या लगा हुआ है? इससे बनाओ। क्या इस कमरे में 2 खिड़कियां होंगी? तो विल, इस कमरे में, विल दिस रूम हैव। देखो विल, इस कमरे की बात हो रही है, फिर यहां हैव, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? 2 खिड़कियां, 2 विंडोज। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपने बड़े प्यार से सीख लिया और देख लिया। अब इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, बार बार ट्राई कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां तक जब आप बना लेते हैं, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ सेंटेंसेस आप बना के देखिए, करके देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आने वाला हूं, ये है डे 23 में, डे 24 की एक वीडियो लेके आऊंगा जो इस ऐप में डलेगी, आप लोग देखेंगे। उसमें मैं आपको ना और भी डेप्थ ड्राइविंग करवाऊंगा, मतलब और डीपली बताऊंगा कि इसको और आसानी से कैसे समझा जा सकता है। फिलहाल इससे काफी हद तक आपने आइडिया लगा लिया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस को सीखने का ये तरीका, और इससे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। ये एक ट्रायंगुलर प्रैक्टिस होती है, इसे बोलते हैं ट्रायंगल प्रैक्टिस। और ये ट्रायंगुलर प्रैक्टिस अगर मैं आपको सिखा दूं तो आप 3 से 4 दिन में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ बने रहना है, हर वीडियो को टाइम से जब आएगी तो देखना है, और इसके नोट्स बनाने हैं। आप बहुत जल्दी इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे, बहुत जल्द। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट अगली वीडियोस में आपको बताने वाला हूं, आने वाली वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको टाइम से आपके मोबाइल फोन पे दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि इसका अगला पार्ट होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।